हाँ, तो भैया बहनों को हिंदी की क्लास में सभी भैयाओं का स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा हिंदी व्याकरण में समास। देखो, समास क्या है, समास किसे कहते हैं, इस प्रकार से हम आज समास के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो ये विशेष टॉपिक में है और यहीं पर नहीं बल्कि आगे की कक्षाओं में भी आपके काम आता है। समास क्या है, ये विशेष हमें ध्यान से पढ़ना है। देखो, समास का जो टॉपिक है वो हमारे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और इससे जुड़े हुए अनेक प्रश्न आते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये विशेष हमें ध्यान रखना है ना। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम प्लस आस, इन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण भी कर सकते हैं, है ना। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है या फिर संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं या फिर हम इसे छोटा करना ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये समास का एक शाब्दिक अर्थ होता है। अब समास की परिभाषा की बात करते हैं तो देखो, इसकी परिभाषा देखना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। समास कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई, है ना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। अब ये तो इसकी परिभाषा हो गई। क्या हो गई? परिभाषा। अब इसमें क्या होता है, इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है ना। इस मेल में विभक्ति चिन्ह या चिन्हों का लोप हो जाता है, ये ध्यान रखना है ना। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना या संक्षिप्तकरण करना, है ना। समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस आस। इन दो शब्दों से मिलकर समास शब्द का निर्माण हुआ है, क्योंकि सम का एक क्या है, उपसर्ग भी है, ये ध्यान रखना है ना। तो इसकी डेफिनेशन हुई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या सहयोग को समास कहते हैं, है ना। और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। इस प्रकार से ये हमें रखना है।
जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको देखना है, जैसे यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? यथाशक्ति। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा होगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। ये ध्यान रखना है ना। उसी प्रकार से हम करेंगे। दूसरा क्रमांक का है हमारा माता पिता। क्या है? माता पिता। क्या है भाई? माता पिता, है ना। अब इसका विग्रह करेंगे माता और पिता। ये हमारा क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण हमारा आता है नवरत्न। क्या आता है? नवरत्न। तो क्या हो जाएगा? नौ रत्नों का समूह। इस प्रकार से ये इसके उदाहरण है। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा समाज का शाब्दिक अर्थ और समाज की परिभाषा और इससे जुड़े हुए उदाहरण। अब बात करते हम आगे। अब देखो भाई, बात करते हैं कि विग्रह किसे कहते हैं, है ना। विग्रह किसे कहते हैं? तो सामासिक जो शब्दों का संबंध जो व्यक्त करते हैं, है ना। तो लिखिए सामासिक, सामासिक शब्दों का, सामासिक शब्दों का विग्रह। सामासिक शब्दों का विग्रह नहीं, संबंध लिखेंगे। संबंध, संबंध को, सामाजिक संबंध को व्यक्त करने वाले, व्यक्त करने वाले वाले चिन्हों के साथ, चिन्हों के साथ, चिन्हों के साथ प्रकट करने, प्रकट करने वाले अथवा अथवा लिखने वाले, लिखने वाले रीति, लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। हो गई बात कि विग्रह किसे कहते हैं, यानी जो सामासिक जो शब्दों का संबंध को व्यक्त करने वाले जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों को प्रकट करने वाली अथवा लिखने वाली जो रीति होती है उसको हम विग्रह कहते हैं। जैसे मैंने आपको लिखाया था, सामासिक पद है, सामासिक पद ये लिखेंगे, है ना। और इधर लिखेंगे हम विग्रह। क्या लिखेंगे? विग्रह। ठीक है। अब सामासिक पद है हमारा, जैसे माता और पिता। ठीक है। क्या है? माता और पिता। और विग्रह क्या हो जाएगा हमारा? माता और पिता। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखो, नवरत्न। क्या हो जाएगा? नवरत्न। इसका हम विग्रह करेंगे तो नौ रत्नों का समूह। क्या हो जाएगा? समूह। तो इस प्रकार से देखो, इनमें चिन्ह आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? चिन्ह आ रहे हैं। अब इन चिन्हों का अगर
संबंध है। इन चिन्ह, ये जो चिन्ह है इनका क्या कर रहे हैं, संबंध व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से ये विग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विग्रह। तो जो सामाजिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले जो चिन्ह होते हैं अथवा प्रकट करने वाली जो लिखने वाली जो रीति होती है उनको हम विग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हुई हमारी विग्रह करने की प्रक्रिया। आगे बात करते हैं अब भेदों की। अब समास के भेद। अब देखो भाई समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए, 6। पहला है अव्ययभाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा हो गया हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया कर्मधारय समास। चौथे क्रमांक का हो गया द्वंद्व समास। और 5वें क्रमांक का हो गया द्विगु समास। और 6ठे क्रमांक का हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। कितने हो गए, बहुव्रीहि समास। ये इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, है ना। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब देखो अव्ययी भाव जो समास होता है ना, कितने भेद हो गए इसके, 6 भेद हो गए, है ना। इस प्रकार से इसके 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्वंद्व समास और द्विगु और बहुव्रीहि समास। अब देखो तत्पुरुष समास के वैसे कितने भेद माने गए थे, 2 भेद माने गए थे, है ना। तो देखो एक भेद तो हो गया इसके कर्मधारय। कितने हो गए, कर्मधारय, ये भी तत्पुरुष समास का भेद है। और इसके बाद में आता है द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। ये दोनों भेद इसके हैं। किसके भेद हैं, ये तत्पुरुष समाज के दोनों उपभेद हैं। इस प्रकार से समाज के कितने भेद हुए, 6। वैसे वास्तविक तौर से देखा जाए तो समाज के वैसे 4 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 ही भेद होते हैं। ये विशेष हमें ध्यान रखना है। अब जैसे बात करते हैं हम अव्ययभाव समास की। कौन सी समास की बात करते हैं, अव्ययभाव समास की। फर्स्ट क्रमांक की बात करते हैं, अव्ययभाव समास क्या होता है ना। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। परिभाषा नोट करेंगे इसकी। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और उस अव्यय पद का और उस अव्यय पद का लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं
बदलता, वह सदैव, वह सदैव एक रूपता, एक रूपता, वह सदैव एक रूपता में रहता है, रहता है, एक रूपता रहता है। अर्थात 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 जिसमें पहला पद प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। इस समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। अब अव्यय की बात करते हैं तो अव्यय होता क्या है ना, इसके बारे में हमने आगे पढ़ा, पीछे पढ़ा होगा, है ना। अव्यय होता है क्या है, तो अव्यय के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वो होता है ऐसे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कार्य के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लिखेंगे हम अव्यय की परिभाषा। जिस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय पद कहते हैं। ये बात देखो भाई, अव्यय होता है क्या है, यानी जिस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन और कार्य के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह अव्यय पद कहलाते हैं, है ना। तो समास की जो परिभाषा लिखा रही है उसमें आएगी, इस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। अब अव्यय की पहचान कैसे करेंगे ये भी हमें याद होना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण लिखाया आपको यहाँ पर, उदाहरण नंबर 1 लिखाया, यथा शक्ति। क्या लिखाया, यथा शक्ति। अब जैसे, अब देखो भाई यथा शक्ति है, अब यथा शब्द क्या हो गया हमारा, अव्यय शब्द हो गया। क्या हो गया हमारा, अव्यय। ये क्या हो गया, अव्यय है। और अव्यय पहला पद प्रधान होता है इसमें, ये पहला पद भी हो गया। क्या हो गया, ये पहला पद हो गया। अब आगे की बात करते हैं, और उस अव्यय पद का लिंग, वचन, कारक नहीं बदलता, यानी ये जो अव्यय है ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन अर्थात कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, यथा शब्द अव्यय शब्द है। इसके ऊपर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कार्य के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा भाई, शक्ति के अनुसार। तो इस प्रकार से ये इसका उदाहरण हुआ। उसी प्रकार से अगला उदाहरण, जैसे भर पेट। क्या हो जाएगा, भर पेट।
क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेट भरकर, पेट भरकर। अब ये भर शब्द क्या आ गया, हमारा अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय शब्द है, क्योंकि इस अव्यय शब्द पर लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है, जैसे प्रतिदिन। क्या है, प्रतिदिन। तो इसका क्या हो जाएगा, हर दिन। क्या हो जाएगा, हर दिन। तो इस प्रकार से ये क्या है, वैसे भी प्र जो शब्द आया है ना, प्र शब्द, ये उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। एक ट्रिक चलती इनमें, यानी इसमें दो बात हमें विशेष ध्यान से रखनी है, वो अभी मैं नोट करवाऊंगा आपको, है ना। पहला पद क्या होता है, अव्यय रहता है। यहाँ पर भी अव्यय है, लेकिन यहाँ पर अव्यय नहीं है, नहीं है ना। अब यहाँ क्या आ गया, उपसर्ग आ गया। क्या आ गया, उपसर्ग आ गया। तो दो बात हमें नोट करनी है। कितनी बात, दो बातें हमें नोट करनी है, ध्यान से हम क्या लगाएंगे, विशेष लगाकर। पहले क्रमांक पर लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्य या उदाहरण, इस प्रकार के वाक्य अव्यय, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, इस प्रकार के वाक्य अव्यय शब्दों से जुड़े रहते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया आपको। दूसरी बात, इसके उदाहरण उपसर्ग से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो देखो, दो बात नोट रखनी है हमें। कितनी बात, दो बातें। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, तो अव्यय की बात है ना। दूसरी बात आ रही है कि इसके जो उदाहरण होंगे वह उपसर्ग से जुड़े रहते हैं। अरे इसमें पहला पद क्या आ जाएगा, उपसर्ग आएगा। जहां पर भी अव्यय शब्द आए और जहां पर भी उपसर्ग आए, तो मैं आंख मीच के अव्ययभाव समास लिखना है। तो इस प्रकार से आज हमने बात करी अव्ययभाव समास की, है ना। यानी हमने समास की परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ और समास के भेद, और भेदों में भी हमने पहला भेद पढ़ा है। इसके अन्य उदाहरण भी हम नोट करेंगे आगे की कक्षा में। इस प्रकार, और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो सब भैयाओं को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और आपको कॉपी में लिखकर इसी को गृह कार्य में भेजना है।